आपको भी देखना है ब्लॉक में एक इंटरेस्टिंग बात है। जैसे एक्टिव नोट्स यूं टॉपिक नंबर 90 से स्टार्ट होते हैं, एम से बिगनिंग होगी 89 से, 89 से बिगनिंग होते हैं फिर 100। ये हमारे एक्टिव नोट्स हैं। ठीक है, ओके। एक बार वो पता है, एक्टिव नोट्स में ना पहले सीरीज के मिड तक तो स्टेट इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। ये है, आपको भी देखना है, ब्लॉक को रिवाइज करना। आप जाओगे ना 89, 90, 91, 92, 93, स्टेट बढ़ती चली जाएगी, फिर आगे स्टेट घटती चली जाएगी, बीच में स्टेट आपको ज्यादा मिलेगी। अब ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट किसकी है। देखो, ये आपको ना बुक से कंफर्म करना पड़ सकता है, मेरे को होप है इसका आंसर शायद इन दोनों में से एक होगा, लेकिन ये बुक में से कंफर्म करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी से ना एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ये फैक्ट्स में है मतलब। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स किसकी हैं, ये आपको वहां से कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए दिखाना क्या दिया दिया होगा इसमें, एनसीईआरटी आपके पास, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये आपको डी एंड ब्लॉक देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और बताइए, और कोई चीज इस तरह की? 50, 53 या 56? देखो 53, 56 क्वेश्चन को देखते हैं। 56 बहुत अच्छा क्वेश्चन, विच विल एक्ट एज अ बफर। देखो, बफर की बात करता है। आपको पता है बफर बनाने में क्या लेना पड़ता है? इस नहीं, वो तो है, बट किस एलिमेंट की? ये ना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कह रहे थे शायद, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। हाँ, मैक्सिमम नंबर के लिए आपको एक बार बुक पे चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टेट तो +7 आ गई, मैक्सिमम नंबर लाइक +2, +3, +4, ऐसे ज्यादा स्टेट्स। ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है विच विल एक्ट एज अ बफर। आपको लास्ट टाइम में लेक्चर याद है, एक बफर बनने में क्या देते थे? एक वीक एसिड, साथ में उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। याद है आपको? ये 4:5 मोलर रेशो में लिया हो, ये इनके रेशो दे रखे हैं एग्जैक्टली। हमारे पास नेक्स्ट है HCl NaOH, इनका मोलर रेशो है दैट इज 1:2। HCl NaOH, इनका मोलर रेशो है 1.5:3। लास्ट है NH4HCl, और इनका मोलर रेशो है दैट्स अ 4:1। कह रहे हैं इनमें से कौन सा एज अ बफर काम करेगा? कैन यू प्रिडिक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सोच के देखो, विच विल एक्ट एज अ बफर। अच्छा, वन बाय वन चेक करते हैं। ये बेस है एसिड, बेस के मोल्स, एसिड के मोल जान, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाएगा, और साथ में सॉल्ट होगा विद वीक बेस। अब अगर ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन तो कहीं से भी बफर नहीं है ही नहीं बफर। बोलो, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया ना, ये बफर नहीं हो सकता। ऐसे ही नीचे ये सेकंड केस में बफर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या क्या है, NaCl+NaOH, ये एज अ बफर नहीं काम करेगा। इसकी प्रॉब्लम पता क्या है? ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हुए हैं, ये कोई बफर कॉन्सेप्ट नहीं है, लास्ट में बफर बनेगा। रीजन है, एक तो ये बच जाएगा क्योंकि इसके मोल्स ज्यादा है, और एक इसका सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस टाइम वी हैव मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, weak base and salt with strong acid. This mixture called buffer. 100% is a basic buffer. Is it clear? लॉजिकल आया समझ आपको? एक क्वेश्चन और है, ये हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं। हमें ना CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, एंथैल्पी से क्वेश्चन भी आता ही आता। थर्मो में एंथैल्पी वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देखो, मैं कुछ रिएक्शन आपको दे रहा हूँ। ये कार्बन ग्रेफाइड है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ, और इस रिएक्शन की ना एंथैल्पी हमारे पास है, इट इज गिवन टू अस -A। इट्स एंथैल्पी इज गिवन है -A किलोजूल पर मोल। डजंट मैटर। कार्बन ग्रेफाइट, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, इसकी एंथैल्पी है -B, इसकी एंथैल्पी है -B। लिखे ना कंबशन कर रहे हैं, इससे कंबशन कर रहे हैं, इसकी एंथैल्पी है हमारे पास दैट इज गिवन है -C।
और एक आखिरी केस है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसकी एंथैल्पी है -D। देखो 4 केसेस की एंथैल्पीज गिवन है, पता हमारे से क्या बोल रहे हैं, व्हाट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यही तो इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, एक मोल कंपाउंड उसी के एलिमेंट से फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे एक मोल कंपाउंड बन रहा है उसी के एलिमेंट से, और जहां पे एलिमेंट के एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं क्या लेते हैं, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। तभी तो हमने ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट इज अ मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। तो जो इसकी एंथैल्पी आएगी दैट इज टर्म्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। This can't be enthalpy of formation of carbon dioxide. It's the enthalpy of combustion of methane. Okay, it can't be enthalpy of formation of carbon dioxide because you are not taking element. You have taken the carbon monoxide. Not allowed. Elements लेने होते हैं ना। अब तो आगे आपको समझ। सेकंड ऊपर वाले केस में आपने वाटर ले लिया, नॉट अलाउड। एलिमेंट लेने होते हैं, तो सेकंड इज द बेस्ट आंसर है। ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, आंसर इज -B। और बताइए, आप ना ये भी देख लीजिए, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आपका वीक हो ना, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि थ्योरी में ये हमारा पोर्शन वीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, इसका रिवर्स डिस्कस हुआ था। देखो देखो आपको शायद याद आ जाए, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, इसका रिवर्स क्वेश्चन। देखो व्हाट वाज द क्वेश्चन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। देखो मेरा टेंटिंग होना, एक्स इज इन सॉलिड स्टेट, ये ब्रेक हो रहा है, A and 2B बोथ आर इन गैसेस स्टेट। देखो बच्चों इसका ना केपी है हमारे पास, हाउ मच, 108 10⁻³ ये केपी है। पता है क्या निकालना है, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, हमें निकालना है टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। सुपर क्वेश्चन। याद है तो परसों हमारी क्लास हुई शायद एक दिन पहले, हमने क्या करा था, एक टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में डिवाइड किया था। याद है मैंने कहा था कि मोल्स के बेसिस पे कर देना। आज भी वही सिचुएशन है, बस रिवर्स क्या हो रहा है, इसमें केपी दिया होगा। अब एक काम करो, आप ये अज्यूम कर लो यहाँ पे टोटल प्रेशर पी है, और अगर पी है तो यू नो ये कितना होगा, P/3, और ये होगा 2P/3। ये मैथ्स क्लियर होगा। ये दोनों के मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल दी। अब मैं केपी निकालने में पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B स्क्वायर करना पड़ेगा। इज मैथ्स क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्या हो गया, 4P3, दैट्स 9, नॉट 9, 27। आ गया समझ, 3 स्क्वायर इंटू 3, 27। केपी इज गिवन है 108 10⁻³ अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से पी निकालें। देखो पी निकालने में क्या क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 4 से कट कर दो, कट जाता है, 27 यहाँ पर आ गया, 10⁻³ हो गया। देखो ये पी क्यूब है, पी निकालने के लिए इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। आई थिंक तो क्लियर होगा, क्यूब रूट लेते हैं ना। अब आप क्यूब रूट कैसे लोगे, 27 यू नो 3 × 3 × 3, ऐसी है 3 × 3 × 3, और ट्रिपलेट में से एक बार ले लेते हैं ना, एलिमेंट्री मैथ्स क्लियर ही है। ये 10⁻⁻, तो 9/10 इज हाउ मच हियर, 0.9। द प्रेशर 0.9। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो क्लियर हुआ। इसका रिवर्स क्वेश्चन लास्ट टाइम कर चुके हैं, उसमें पी से हमने केपी निकाला, आज हमने उल्टा करा, केपी से पी निकाला, है ना। और ध्यान रखना, देखो ये सॉलिड है, इसे कंसिडर मत करना, गैसेस को ही कंसिडर करना, और मोल्स रेशियो का स्पेशल ध्यान रखें। देखो अगर होता तो वो भी पार्टिसिपेट कर। फिर हमें डेटा चाहिए, क्योंकि वो कितना टूटा होता, कितना बचा होता, वो फिर एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता नेचुरली। यहाँ पे तो क्लियर है ना, कि इनका तो बनना क्लियर है कि ये तो 1:2 में बनेंगे, लेकिन वो कितना बचा होगा ये तो मालूम नहीं ना। ये थोड़ा सा पॉइंट, ऐसे केस में हमेशा सॉलिड ही गिवन होता है इसलिए। और बताओ, एक क्वेश्चन और है, देखो आपका आई थिंक मार्क होगा, इस सर्किल दिया होगा, देखो एक क्वेश्शन और है, इसमें ये पूछा हुआ है, अच्छा द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये 4 कंपाउंड है, इन चारों में से एक ऐसा कंपाउंड है जो ना सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम से बना है। देखो सुनना ध्यान से, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो मैं आपको को बना के दिखाऊं, क्लोरीन को बना,
क्लोरीन के लास्ट में आता है NH2NP5। ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? पता प्रॉब्लम क्या होती है? क्लोरीन को 3 फ्लोरीन से शेयरिंग करनी है, तो एक्चुअली क्लोरीन को ना एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो पाएंगे, वो 3 बार शेयरिंग कर पाएगा। तो उसको एक ही बार एक्साइटेशन की जरूरत है, बस एक ही बार, फर्स्ट एक्साइटेशन हो है, एक ही तो करना है बस, इसको आगे भेज दिया, दैट्स ऑल। सेटिस्फाइड? आगे वाले पे जुड़ जाएगा नहीं, 3 फ्लोरीन एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक आगे वाले जुड़ जाएगा, बस। अब सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर के साथ क्या प्रॉब्लम है, लास्ट में NH2NP4 आता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, उसको 2 बार यहाँ पे शेयरिंग करनी होती है, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है, चल जाता है, उसको एक्साइड होने की जरूरत ही नहीं है, उसको एक्साइड होने की जरूरत नहीं है। जिनन टेट्राफ्लोराइड में क्या होता है, जिनन NH2NP6 होता है, NH2NP6। अब देखो यहाँ पे ना 4 फ्लोरीन से शेयरिंग करनी है, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए, इसको आगे भेजना पड़ेगा, इसको भी तो भेजना पड़ेगा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तभी तो वो 4 बार बॉन्डिंग करेगा, इसके बाद 2 बार एक्साइटेशन। ये हुआ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इज इट क्लियर? PCl5 में क्या प्लस पॉइंट है, इसके लास्ट में NH2NP3 आता है, इसको भी एक बार बस एक्साइट करवाने की जरूरत है, आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आंसर इज जिनन टेट्राफ्लोराइड। और बताओ 55 एंड 56। देखो 50 क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन 55 है, अल्टीमेट। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, इसके ऊपर लेक्चर है, शायद ये क्वेश्चन मिल जाएगा अभी। देखो आप में से किसी को मालूम है पर्टिकुलरली इस वाले आयन को क्या बोलते हैं? जैसे स्क्वाड, इसका एक स्पेशल नेम होता है, टेट्राथायोनेट, इसका नाम है टेट्राथायोनेट। देखो इसके बारे में एक स्पेशल बात मैं शेयर कर दूं, उसके कोरस्पॉन्डिंग में एसिड ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। टेट्राथायोनिक एसिड कहते हैं इसको। आप इसमें सल्फर की स्टेट निकालोगे +2.5 आएगी, है ना। सल्फर की यूजुअल स्टेट ये होती है, अगर सल्फर की स्टेट इससे कम आ रही हो ना, तो आप समझ जाया करो वहां पे ना सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इसे बोलते हैं थायो, थायो एसिड कहते हैं, इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, जैसे होता है नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड, एक सल्फर सल्फर बॉन्ड भी होता है। अब देखो सुनो आप, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ना, ये इसका स्ट्रक्चर है, मैच को हटा देता हूं। देखो ये ना, आप कभी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना, वहां पे गिवन है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है S4O6 2 नेगेटिव, जो आपने पूछा है ना ये ऊपर। अब देखो मैं ये पूछ रहा है सारे सल्फर की स्टेट बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी प्लस है, ये स्टेट सब वेरी सिंपल यार, नेचुरली ऑप्शन 2 बार यहाँ से पेयर, एक यहाँ से 2 बार यहाँ, टोटल 5 पेयर, +5, एग्जैक्टली +5, ये दोनों 0 0, क्योंकि ये पेयर तो कोई खींचेगा नहीं, बोथ आर सल्फर सल्फर सल्फर, तो +5 0 0 +5, अगर आप चारों का एवरेज निकालोगे फॉर्म टू बी +2.3। इज इट क्लियर? तो इसमें स्ट्रक्चर का रोल है, दो सेकंड आंसर इज, बोलो आ गया समझ। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रोटेशन एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मर फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कन्फर्मर इन इथेन इज, आपने इथेन के कभी कन्फर्मर सीखे होंगे, लाइक इट्स एक्लिप्स फॉर्म, इज अ लीस्ट स्टेबल। देखो ये एक्लिप्स है, ये एक्लिप्स है। अब देखो ये क्या करती है, ये लीस्ट स्टेबल होती है, खुद को मोस्ट स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो कैसे करती है पता है, इसको बस थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और जैसे ही आगे जाएगा ये अपने आप को ऐसे बना लेगा, दैट इज टर्म्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। और स्टैगर्ड फॉर्म केमिस्ट्री की मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, पता है स्टैगर्ड में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो पूछ रहे कितना इसको रोटेट करेंगे, जस्ट 60 डिग्री, 60 घुमा के ही बन जाएगा मोस्ट स्टेबल। आंसर है, क्लियर होगी? चलो हो गई आप। एक क्वेश्चन और है, देखो ये शायद मार्क कर रखना है, करवाना है तो हो गया, कॉन्फिडेंट हम इसमें, चलो गुड, और बताइए। 54 इज व्हाट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, इट्स अ सुपर क्वेश्चन, which in which case the AgCl has minimum solubility, in which case the AgCl has minimum
सोलिबिलिटी, सॉरी मिनिमम सोलिबिलिटी। आपको चेक करना है किसमें AgCl की मिनिमम सोलिबिलिटी। कहां पे AgCl की मिनिमम सोलिबिलिटी है, देखो पता लगाते हैं कहां पे मिनिमम सोलिबिलिटी है। देखो जितने भी ये कंपाउंड गिवन है ना, ये सब के सब पता क्या करने वाले, ये कॉमन आयन इफेक्ट करने वाले। इन सब में कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब आप सुनो, ये सब कॉमन आयन इफेक्ट करेंगे, जितनी कॉमन आयन की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, कॉमन आयन अगर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी सोलिबिलिटी उतनी डाउन हो जाएगी। दैट्स अ कॉमन आयन इफेक्ट। ऐसा लगेगा ये सब, ये जितने भी कंपाउंड है ना, ये इसकी सोलिबिलिटी को डाउन करने वाले। ज्यादा परसों के न्यूमेरिकल वो एक्स ऐड कर देते, फिर हायर पावर छोड़ देते थे, वही वाला फंडा है। ये सारे इसकी सोलिबिलिटी को डाउन करेंगे। जितनी कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन उतनी सोलिबिलिटी कम होगी। जैसे देखो इन दोनों में कॉमन आयन कौन है, Cl। Cl की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.0। इसमें कॉमन कौन है, Cl की कंसेंट्रेशन है 0.005। या कॉमन कौन है, Cl कंसेंट्रेशन कितनी है 0.01। या कॉमन कौन है, सिल्वर कंसेंट्रेशन कितनी है 0.01। पता है ये है मैक्सिमम कॉमन आयन कंसेंट्रेशन। When that is the maximum common ion concentration, it will have least solubility in that compound. जितनी कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है उसके हिसाब से सी जो Cl की कंसंट्रेशन है वो कॉमन आयन की हो जाएगी, तो फिर इस हिसाब से सोलिबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। इतनी चाहिए ना, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। लीचेटस प्रिंसिपल लगाओ। अब आप देखो ना, ये लगा रहे हैं हम प्रिंसिपल, ये AgCl है, ऐसे बड़े नेचुरली वापस जाएंगे। अब मुझे समझा, हम तो कह रहे हैं कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा उतनी सोलिबिलिटी कम, और रिएक्शन को बैकवर्ड कर रहा है वैसे। नहीं नहीं बढ़ेगा नहीं, घटेगा, बोलता हूँ नहीं। एक मार्क दो मिनट ये कर, हो गया। देखो ये क्वेश्चन, ये हो गया। एक सेकंड देखने दीजिए। 56 हाँ सर ये हो गया, नीचे भी सब ठीक हो गया। ये भी हो गया। ये सर ये वाला जो क्वेश्चन है नहीं आउट ऑफ सिलेबस, सिलिकेट से ये कभी नहीं होते थे। ये वाला क्वेश्चन देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये लास्ट टाइम भी आपसे प्रॉब्लम आई है, इससे बैलेंसिंग का रोल होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बॉन्ड 1 मोल ऑफ I नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम टू न्यूट्रल मीडियम। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। अब पहली बात तो मेरे को आंसर तभी कर पाएंगे। आपको पता है जब KMnO4 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बनता है आयोडाइड का, I2। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव वाले की स्टेट 0 हो जाती है। आयोडाइड का I2, सल्फाइड का सल्फर, बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्टर। एसिडिक मीडियम में इसकी स्टेट 0 कर देगा, और अपनी स्टेट कितनी करता है, +2। +2 +7 तो होती है, अपनी स्टेट डाउन करेगा ना, किसी की अप करने के लिए किसी की अपनी डाउन करनी पड़ती है। फिर वो अब KMnO4 रिएक्ट कर रहा है I नेगेटिव के साथ इन न्यूट्रल मीडियम, इस बार मीडियम चेंज कर दिया। पता क्या बनता है I नेगेटिव का, IO3 नेगेटिव आयोडेट। ये फैक्ट है। अब वो न्यूट्रल या वीकली बेसिक एक ही बात होती है, न्यूट्रल या वीकली बेसिक एक ही बात है। उसमें ये I2 अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट कर लेती है। ये जो I2 बन रही है ना, ये अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करके यहाँ ले जाती है। आप इसको ध्यान रखो, एसिडिक मीडियम में I2 और न्यूट्रल में ये, और ये अपनी स्टेट +7 से +4 दे लेता है। बोलो क्लियर, डी एंड एफ ब्लॉक आपको रिवाइज करना है, डी एंड एफ ब्लॉक के प्रिंसिपल से। देखो पहले तो ये बात मालूम है। अब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पता क्या है, इसका हमारे पास 0.1 मोल है, दोनों केस में 0.1 मोल है। ये बताओ जो KMnO4 के मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं उनका रेशियो कितना है। अब हमें KMnO4 के मोल्स निकालने और उनका रेशियो चाहिए, करके दिखाता हूँ। देखो अब ये बताओ इसका इनफैक्टर कितना है, 5, और इसका इनफैक्टर कितना है, 1। आयोडाइड का 1, रेशियो कितना होगा, 5:1। तो मोल्स रेशियो कितना,
तो 1 हाँ 5 मोल के लिए इसका 1 मोल, तो 1 के लिए 1/5 और 0.1 के लिए कितना है? ये मोल चाहिए केमेनोफोर के पहले केस में। अब मैं दूसरे केस में आता हूँ। स्कैन फैक्टर 3, ये -1 से +5 एंड फैक्टर 6, रेशो कितना? 1:2। मोल्स रेशो कितना? 1 के लिए 2, 1 के लिए 2, तो 0.1 के लिए ऑटोमेटिकली 0.2। लो, इसका रेशो निकल गया बस। बॉन्ड से बॉन्ड कैंसिल, नीचे आ गया 2 5 1/10। 5 नीचे आ जाएगा, 10 आ रहा है समझ? 1:10। या सच ऑप्शन भी है। देखो, आपको बैलेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको इनफैक्टर वाला फंडा सिखाया था। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि कौन अपनी स्टेट कहां से क्या करने वाला है। आप डी एंड एफ ब्लॉक के सारे केसेस देख लो, नहीं ना मैं थ्योरी भी करा देता हूँ, ठीक है ना? थ्योरी भी करा देते हैं, उसका टाइम भी सेट करें। अगर टाइमिंग हम 11 बजे रखेंगे, क्लास चल जाए 11 बजे करने टाइम, नहीं ना? सर भी होते हैं आप, मैं फिर रिलैक्स हो गया तो हाँ अच्छे से करा दूंगा, फिर मैं 2 घंटे थ्योरी भी कर सकता हूँ। और बताओ, जो भी कोई डाउट हो, कोई भी टॉपिक, अगर आपको लगता है ना कोई टॉपिक वीक है, मेरे को टॉपिक बताओ। अभी आज 23 है, 62। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द EMF of the cell is independent of, EMF of the cell is independent of, देखो एक सेल है, कह रहे इसका जो EMF है वो किससे इंडिपेंडेंट रहता है? इसका EMF किससे इंडिपेंडेंट? देखो आपको पता है, नेक्स्ट इक्वेशन ये है। देखो अगर हम लॉग Q निकाले, Q में क्या आएगा? जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर आएगा ना? अब देखो ऑप्शन कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयन एंड सिल्वर आयन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सरप्राइज वर्ड। वी हैव नो कंसर्न ऑफ क्वांटिटी है, वी हैव द कंसंट्रेशंस देयर। क्वांटिटी से मतलब नहीं होता, आपने सॉल्यूशन कितना लिया डज नॉट मैटर, अच्छा क्योंकि सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है ये मैटर करेगा ना। उसको मतलब पहला यहाँ से ठीक है। अच्छा अगला आंसर क्या है? मोलारिटी ऑफ जिंक आयन, इट मैटर्स। टेम्परेचर मैटर्स, क्योंकि जो एक्चुअल नस्टी क्वेश्चन है वो ये है। अगर आपको पता हो एक्चुअल नस्टी क्वेश्चन ये है, उसमें टेम्परेचर का रोल है। ये जो इक्वेशन है तो 25 डिग्री सेल्सियस की, तो टेम्परेचर प्लेज रोल। और फिर ये कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ सिल्वर आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, दैट प्लेज रोल। इट्स मोलारिटी, मोलारिटी ना तो अल्टीमेटली वही है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना? क्वांटिटी मैटर नहीं करती ना, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन मैटर नहीं करती। और बताइए, नहीं थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो नहीं ट्राई करे ना, थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ लो तो ज्यादा। और बताओ, 65 9। ये क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है। आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल आता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में पता है? सुनो स्टूडेंट्स, एक लिगेंड होता है कार्बोनाइड, आपने इसके बारे में एक बात स्टडी की, ये पेयर डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, इसे वो बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। मोरओवर सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि इससे बॉन्ड में स्ट्रेंथ हो जाती है। और आपको एक बात पता है, जब ये पेयर देता है, ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके एंटी बॉन्डिंग में एंटर करते हैं, इसके जो एंटी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल होते हैं वहां एंटर करते हैं, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, राइट? ये है प्रिंसिपल। उन्होंने ये पूछा है, इन द सिनर्जिक बॉन्ड द मेटल कार्बोनिल्स पाई पाई स्टार मोनोक्लोरोबैटल लिगेंड इज यूज्ड। यार इसका पाई स्टार यूज होता है, यस इट इज यूज्ड, क्योंकि इसी के लिए तो पेड़ आके बैठता है। पाई स्टार मोनोक्लोरोबैटल और मेटल इज यूज्ड रॉन्ग, मेटल तो अपना डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। बस इसका आंसर ए है, द पाई एंटी बॉन्डिंग मोनोक्लोरोबैटल ऑफ लिगेंड इज यूज्ड, क्योंकि पेड़ उसी में आके बैठता है। और बताओ, और कोई चीज, कोई और ऐसा क्वेश्चन? सर ये 75 वाला मेरे से मतलब मैंने वैसे छोड़ दी थी ढूंढने कहाँ ढूंढ लानी यस, ये पता कहाँ मिलता है? कह रहे बोरेक्स बीट टेस्ट कहाँ पे होता है? आपने कभी सुना है बोरेक्स बीट टेस्ट?
ये होता है बोरोन वाली फैमिली में। अभी कभी सुना है जैसे बोरेक्स इसको बोलते हैं। यस आप इसकी हिटिंग करके देखो, इसको हिटिंग करने से क्या होता है मालूम है? बोरेक्स को हिटिंग करने से क्या होता है? ये स्वेल फूल जाता है, स्वेल सा। अब सुधर रहना देखो, जैसे आपने इसको हिटिंग करना शुरू करा, आपने बोरेक्स खरीदा, जैसे ही बोरेक्स है, और आपने इसको हिटिंग की, पहले ये फूले, स्वेल होगा, फिर ये छोटे बीड्स में टूट जाता है, ऐसे मोती बन जाते हैं। इसे कहते हैं बोरेक्स बीड। ये बोरेक्स बीड होते हैं। इस बीड में कौन कौन होता है? मेटल, मेटाबोरेट प्लस ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोरेक्स बीड कहते हैं, बोरेक्स बीड। जब तो नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट। बीड का मतलब मोती। हाँ बीड्स, जैसे जैसे थर्माकोल है, छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया, ऐसे ही आपने बोरेक्स लिया, वो बीड से ब्रेक हो गया। ओके, अभी देखो भी, देखो भी पूरी बात हुई है। आज भगवान से वैसे तो बड़ी स्थान है, आज नहीं, आज देखिए सुनिए, इसके बाद क्या होता है, देखो, और इसके बाद ना आप इसे कॉन्टेक्ट में लाओ तो मेटल ऑक्साइड। लेकिन जो ये मेटल ऑक्साइड है ना, ये पता कौन सा मेटल होता है? ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट। वो मेटल ऑक्साइड इससे बॉन्डिंग कर लेता है और उसका मेटाबोरेट बन जाता है, मेटाबोरेट। और मेटाबोरेट इनके कलर होते हैं, और ये कलर होते हैं ना, ये कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं, जैसे किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का पिंक है, ऐसे ये कंपाउंड कलर होते हैं। इसलिए बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, कि बीड्स के थ्रू अपने टेस्ट किया। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से मेटल आयन अलाउड है जो ट्रांजिशन है, जैसे लेड ट्रांजिशन ही नहीं होता इसका, देखो, और देखो ये भी अलाउड नहीं है, जिंक आयन भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन सारे G10 होता है ना, वैसे कलरलेस होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर पता क्या बैठेगा? इसका आंसर बहुत डाउटफुल हो रहा है, सेकंड बैठ जाएगा, क्यूप्रिक एंड कोबाल्ट। ये भी ना आपको ने एक बार अगर आप वो पी ब्लॉक का रिवाइज करके देखोगे ना, ये है बोरोन फैमिली सिलेबस में है, एलिमेंट्री गाना है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। हाँ जनरल है, लेकिन ये कुछ पता नहीं लगता वहां पर ना इसमें लिखा होगा नीचे, मतलब बोरेक्स वाले पार्ट में डिस्कशन एक लाइन में ना। अब देखो पी ब्लॉक तो जनरल कह रहे हैं वो लोग, खासकर 11th वाला जनरल है, लेकिन अब कहाँ तक आ जाए पता नहीं लगेगा। ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में ना, तो ये मैटर करता है, इसको आप देख लो। आप मेरे को बोलो, मैं पढ़ा दूंगा। आप चाहे मुझसे कल का टाइम फिक्स करना, कल 11 बजे का टाइम रहेगा, कल मैं टॉपिक पढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ चलो 11 बजे पर, ठीक है। हाँ, मैं वो पढ़ा दूंगा ये सारे आर्टिकल्स। और बताइए। हाँ, ये बोरेक्स बीड्स, ये मेटल बोरेट, मेटाबोरेट बनाते हैं, और ये कलर्ड होते हैं। 46 एक सेकंड बस ये से नोट करूँ। हेलो, दिस इज विश्वास। विकास करेंगे। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, देखो बहुत बढ़िया बॉल है मेरे पास सब प्रोपेन है, प्रोपेन। देखो बच्चों ध्यान देना, प्रोपेन, इसका ना कंबशन करना है, इसलिए प्रोपेन इसको बोलते हैं। इससे कंबशन से क्या क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर। इसको बैलेंस बैलेंस करना, कर आपको बैलेंस करना आता है। पता क्या कह रहे हैं, देखो सुनो स्टूडेंट्स, प्रोपेन है हमारे पास 6 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फॉर द कंबशन ऑफ 6 लीटर ऑफ प्रोपेन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड? लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड, आपको वॉल्यूम निकालना है एयर का, यस ठीक है। लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड। अब सुनो आप, अगर ये 1 है तो ये 3 है, सॉरी 5 है,
सो 6 के लिए कितना चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए 30 लीटर। इज इट क्लियर? बट हमें तो एयर की बात करनी है ना, कैसे निकालें एयर? एयर में अबाउट 21% ऑक्सीजन होती है, आप 20% करो चलेगा। अगर आपको 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो एयर कितनी लोगे आप? 100 लीटर ऑफ एयर। बोलो करोगे नहीं करोगे? है ना? Yes. 20 लीटर के लिए इतने लीटर एयर चाहिए, तो 1 के लिए कितनी चाहिए? और हमें पता लगाना है 30 के लिए कितनी चाहिए। बस एयर का वॉल्यूम आगे, वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं पूछ रहे हैं ना, वो एयर का वॉल्यूम चाहिए, पूछ रहे हैं कितनी एयर चाहिए। Really हमारा आंसर तो नहीं है। आपने हर बार ऑक्सीजन निकाला हुआ, वो एयर पूछ रहे हैं। देखो एयर पूछ रहे हैं, साफ लिखो द वॉल्यूम ऑफ एयर। आप 30 टिक कर रहे हो, दैट्स व्हाई मेकिंग मिस्टेक। देखो मैं आपको आंसर निकाल के नहीं नहीं नहीं, ये हो जाता है। आंसर इज 150। 150 ऑप्शन दिया, दिस इज राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। देखिए आप बार बार ऑक्सीजन का वॉल्यूम गलत नहीं कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन का निकाल रहे हो, वो एयर का पूछ रहे हैं। और आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है कि एयर में 20% ऑक्सीजन है अप्रोक्स। ठीक है, आपको ऐसा और बताओ। हाँ तो नेचुरली फिर तो 30 आंसर, 30 राइट आंसर, देन यू आर करेक्ट। 46 6 देखो 46 के देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसमें आपको रिएजेंट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। 46 में क्या हो रहा है, हमारे पास एक कंपाउंड है मेटाब्रोमोटोलीन। इसको पहले KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया, एक कंपाउंड ए बनता है। Yes. इसके बाद SOCl2 से एक कंपाउंड बी बनता है, फिर अमोनिया के साथ सी बनता है, और इसके साथ ट्रीट करके फिर डी बनता है। लास्ट के लिए व्हाट आर ABCD। देखो KMnO4 ने पहले करा इसको ऑक्सीडाइज इनटू COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, इससे बनाया COCl। SOCl2 OH का सेल करता है, इसने बनाया CONH2। यहां तक आप आ गए, यहाँ पे अमाइड बन रहा। अब कौन सी फेमस रिएक्शन हो रही? हॉफमैन डिग्रेडेशन। बस वो CO को उड़ा देती है। आंसर इज मेटाब्रोमोटोलीन। Yes, sir. हॉफमैन डिग्रेडेशन प्ले कर, ठीक है। Yes. और बताइए। Sir, एक time. What's 90? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम हो चुका है। एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन वाला टॉपिक। 80 ml 5N NaOH है आपके पास, इसके अंदर आपने मिलाया 500 ml 1NH2SO4, मिला दिया। Yes. एक तो इस केस में हीट लिबरेट होगी क्योंकि एसिड बेस रिएक्टर है ना, हीट लिबरेट होगी। एक केस और है, यानी ज्यादा किसमें होगी, इसके अंदर NaOH तो इतना ही है, ये एसिड है 100 ml और 0.05NH2SO4। देखो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालूंगा मिली इक्विवेलेंस, ये आएंगे 400, इनको मल्टीप्लाई करके मिली इक्विवेलेंस आएंगे 500, लेकिन इसके मिली इक्विवेलेंस कम है, ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, Yes. ये लिमिटिंग हो गया। अगर इसका 1 मिली इक्विवेलेंस इसके 1 मिली इक्विवेलेंस से रिएक्ट करता तो पता है कितनी हीट लिबरेट होती? 13.7। ये मैंने आपको परसों भी कहा था, आपको सीख लेना चाहिए। हाँ ये कल मुझसे अच्छा सीख लेना, 13.7 या 57.1 किलो जूल कर दूंगा। ये तब होता है जब 1 इक्विवेलेंस दोनों का होता है। अब क्या हो रहा है, ये 400 मिली इक्विवेलेंस है ना, तो इक्विवेलेंस कितने हो गए? 0.4। तो 0.4 से कितनी हीट निकलेगी? 0.4 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल। पहले केस की बात हो गई। दूसरे केस में इसकी मिली इक्विवेलेंस फिर 400 है, इसके मालूम है कितने? जस्ट 5। इसके बहुत कम है, 5 के थ्रू हीट निकालेंगे। नेचुरली 5 से तो हीट कम आएगी ना। 5 मिली इक्विवेलेंस के पहले मैं इक्विवेलेंस बनाऊंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये वैल्यू तो नेचुरली बहुत छोटी। ये सेकंड आंसर कम हो गया, सेकंड में हीट कम निकलेगी, फर्स्ट पे ज्यादा निकलेगी। आप इसको नोट कर लेना, चाहे अगर आपको एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन नहीं आता ना, आपका टॉपिक लिख के लाना। अगर हम 2 घंटे बैठे तो बहुत सारी चीजें कर ले उसमें से, अपने कॉमन टॉपिक मेंशन कर लेना जो भी। Sir, 63rd. ये ना मैं बताऊंगा
कर देते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको सिलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। ये पहले कभी होता था सीपीएमटी वगैरह में भी, अब ये सब चीजें आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें क्या करा हुआ है, वी हैव मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और ये क्या करता है, इनमें से किसी एक को रिड्यूस कर देता है। इसको बोलता है सिलेक्टिव रिडक्शन, को रीजन नहीं पता मेरे को, ये एक एरोडो को रिड्यूस कर देगा। ये पहले कभी आती थी चीजें, अब ये सब सिलेबस में से बाहर है। ये पहले कभी एनसीईआरटी में था, बहुत सालों पहले, और ये हिंदी मीडियम के सिलेबस में हो जाता है। अब सब चीजें आउट हो चुकी है। अब सीपीएमटी वाला तो नीट है, तो नीट में तो आएगा ही, लिव छोड़ देना है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं। ये है ही ना, ये था ही, तो कभी पढ़ाते ही नहीं ऐसे इसको। बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं 11 o'clock, आप मुझे फिर बता देना टॉपिक क्या क्या करने हैं। देखो, एक मिनट प्लीज। आओ कैसे। अच्छा, मुझे इसका अंतर समझा दो, क्यों है? होती है टाइप की चीज़ है, गलत टाइप की चीज़ है। हाँ, 23 को फोर है ना, ठीक है। यानी क्योंकि वो ज्यादातर एग्जैक्ट कीवर्ड जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो अंदर तो बुक होते हैं, ज्यादा एक्वेटिक प्लांट में नहीं होते हैं। यस, मैंने बिल्कुल यही सोच, मतलब मैंने पहले तो मैंने स्क्रीन करा था, बट जब मैंने आंसर देखा ना, तो मुझे समझ आ गया था कि हाँ ये हो सकता है। तो जो मैं डाउट था, मैंने सेकंड में लगा था, बट फिर सब आ गया था क्यों। पॉलिटिकल को तो पता तो चले, फिर भी अगर लास्ट में नहीं लिखता है तो पता ही नहीं कि भाव कैसे नंबर बना दूंगा। देख, हटाना, मैं तो इसलिए तो पहले तो नहीं पढ़ा रहा था, फिर मैं दिखाने में ट्राई। अच्छा, सात से 60, मेरे तो 162 है मुझे। वो साइंस टेबल से मीटिंग है, तो इन लोग ये डाल दूंगी 177।
सर ये ना नंबर मिट गया आपने